मध्य पूर्व का नक्शा और वहाँ की राजनीति हमेशा से ही बेहद उलझी हुई रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि दशकों पुरानी रणनीतियाँ अचानक से 2026 के एक अभूतपूर्व युद्ध में कैसे बदल गईं। इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि ऐतिहासिक रक्षा सिद्धांतों से लेकर सीधे टकराव तक का सफ़र कैसे तय हुआ और सबसे ज़रूरी बात, यह पूरी दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। मई 2026 के हालात तक हम कैसे पहुंचे, इसे समझने के लिए हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले ईरान के रक्षा सिद्धांत को समझेंगे, फिर रिंग ऑफ फायर, 7 अक्टूबर की वो घटना जिसने सब बदल दिया, उसके बाद सीधे टकराव का दौर और आखिर में 2026 के युद्ध की पूरी टाइमलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के रणनीतिक रक्षा सिद्धांत की। दशकों तक इसी सिद्धांत ने इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को तय किया था। स्पेनिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के बेहतरीन शोध पर अगर हम नज़र डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ईरान की रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा और इकलौता लक्ष्य हमेशा से क्या रहा है? अपनी आंतरिक स्थिरता और अपने शासन को बचाए रखना। बस यही उनकी सबसे बड़ी और सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अब जब सामने अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी और ताकतवर सेनाएं हों तो सीधी सी बात है, आमने सामने की जंग से बचना ही समझदारी है। इसलिए फोकस इस बात पर रखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग न पड़ें और खुद के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम विकसित करें। इसे हम एक तरह की असममित या असिमेट्रिक रणनीति कह सकते हैं, जहां सीधे युद्ध के बजाय छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया गया। हमारा दूसरा पड़ाव है रिंग ऑफ फायर। आइए समझते हैं कि इस रक्षा सिद्धांत ने जमीनी हकीकत और नक्शे को कैसे बदल कर रख दिया। इस रणनीति का सबसे मास्टर स्ट्रोक क्या था? बाहरी मिलिशिया और लड़ाकों का इस्तेमाल करना। मतलब लड़ाई लड़नी है लेकिन अपनी जमीन पर नहीं। बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं से बहुत दूर एक संघर्ष खड़ा कर दिया गया। इससे हुआ ये कि घर एकदम सुरक्षित रहा और दुश्मनों के खिलाफ एक तगड़ा डर या कहें डिटरेंस भी बना रहा। इसी को रिंग ऑफ फायर कहा गया, एक ऐसा बफर जोन जिसने एक अभेद्य सुरक्षा छतरी का काम किया। लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में मौजूद अपने सहयोगियों के जरिए विरोधियों को घेरा गया, उन पर दबाव बनाया गया और इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था, खुद को सीधे हमलों से बचा कर रखना। लेकिन बड़ी बड़ी रणनीतियां अक्सर अत्यधिक दबाव में टूट जाया करती हैं। तीसरा चरण है 7 अक्टूबर का उत्प्रेरक। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद जो हुआ उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 1985 से जो एक छद्म युद्ध चला आ रहा था वो अचानक से कई मोर्चों वाले युद्ध में बदल गया। 2023 के अंत तक अखाड़ों का एकीकरण शुरू हो गया, यानी अलग अलग मोर्चों की लड़ाई अब एक बहुत बड़े, जटिल और बेकाबू अभियान में तब्दील हो गई। इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही सटीक कथन से समझा जा सकता है। जो कुछ भी उन्होंने सोचा था वह नहीं हुआ, जो कुछ वे नहीं चाहते थे वह हो रहा है। सच में यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक विफलता थी, जिस प्रॉक्सी नेटवर्क को बनाया ही इसलिए गया था ताकि सीधे युद्ध से बचा जा सके। उसी नेटवर्क ने पूरे क्षेत्र को ठीक उसी सीधे युद्ध की आग में धकेल दिया। एकदम उल्टा असर हुआ। और यहीं से कहानी का चौथा अध्याय शुरू होता है, प्रत्यक्ष टकराव का युग। पुराने सारे नियम ताक पर रख दिए गए। अब छद्म युद्ध खत्म हो चुका था और शुरू हुआ देशों के बीच सीधा और विनाशकारी युद्ध। ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 ऑपरेशंस के तहत ईरान ने सीधे इजराइल के नेवातिम, हत्सिरिम और तेल नौफ जैसे अहम हवाई अड्डों और खुफिया केंद्रों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। और इजराइल भी चुप नहीं बैठा। इजराइल ने पलटवार करते हुए इस्फहान में ईरानी सेना के ठिकानों, उनकी S-300 वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइल ईंधन सुविधाओं पर विनाशकारी प्रहार किए। इन जवाबी हमलों का असर बहुत भयंकर था। ईरान का जो लंबी दूरी का एयर डिफेंस नेटवर्क था उससे भारी नुकसान पहुंचा। जो ठोस ईंधन मिसाइलें उनके डिटरेंस की रीढ़ थीं, उनका उत्पादन लगभग 1 साल के लिए ठप हो गया। आसान शब्दों में कहें तो बिना सीधे लड़े दुश्मन को डराने की उनकी जो क्षमता थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों की सप्लाई चेन भी बुरी तरह चरमरा गई।
अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, 2026 के युद्ध की समय रेखा। आइए उस वर्तमान वास्तविकता को समझते हैं जिसने पूरे परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। यहाँ से घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि यकीन करना मुश्किल होता है। जून 2025 के उस छोटे से 12 दिवसीय युद्ध के बाद जहां ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया था, हालात तेजी से बिगड़े। फरवरी 2026 के आते आते अमेरिका ईरान की कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह टूट गई और देखते ही देखते मार्च तक ये क्षेत्र सीधे अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियानों की चपेट में आ गया, जिसके बाद मई में एक निरंतर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी लगा दी गई। 2026 के इस भीषण युद्ध के नतीजे डरा देने वाले थे। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन दागे, लेकिन बुनियादी ढांचे का जो विनाश हुआ और जो नागरिक हताहत हुए, उसने पूरे क्षेत्र को गहरे संकट में डाल दिया। सबसे बड़ी बात, अली खामेनेई सहित कई प्रमुख हस्तियों की हत्या ने भू राजनीति में ऐसे झटके दिए जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। जब कूटनीति विफल हो जाती है और कई मोर्चों पर भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, तो अंत में क्या बचता है? सिर्फ तबाही और थकावट। हथियारों की कमी और भारी नागरिक नुकसान के बाद युद्ध की ये थकावट अब साफ दिखने लगी है। फिलहाल तनाव कम करने और युद्ध विराम की आखिरी उम्मीद इस्लामाबाद वार्ता पर टिकी हुई है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अमेरिका ईरान के इस लंबे संघर्ष के अंतिम अध्याय को देख रहे हैं, या फिर ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नए और अनिश्चित प्रतिमान की शुरुआत भर है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यही चर्चा है। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा इसी बात पर निर्भर है कि आने वाला कल कैसा होगा। कूटनीति जीतेगी या फिर एक नया भू राजनीतिक बदलाव आएगा? इन स्रोतों पर आधारित हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।